Hi students, welcome to our channel फंडामेंटल। तो जैसे हमारे चैनल के नाम से क्लियर है, हमने अपने चैनल का नाम फंडामेंटल इसलिए बनाया है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फिज़िक्स से कभी कभी या तो फिज़िक्स समझ नहीं आती या एक तरह से कह सकते हैं फिज़िक्स से डर लगने लग जाता है या वो हेट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिज़िक्स के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो हमारा इस चैनल के मीडियम से कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए फ़िज़िक्स को इंटरेस्टिंग और लाइक कि आपके लिए इजी बना सकें। एक चीज़ याद रखना, मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि फ़िज़िक्स हिस्ट्री से भी इजी सब्जेक्ट है। अगर आपको इसमें पता चल जाए कि भाई डिफरेंट फिनोमिनास कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इस चैनल के मीडियम से यही आपका मतलब हमारा कोशिश रहेगी कि आपको जो फिनोमिनास कैसे काम करते हैं फ़िज़िक्स के अंदर, फ़िज़िक्स क्या है, और आपकी खासकर हमारा अभी फोकस है 12th क्लास की फ़िज़िक्स पे। तो उसके अंदर जो डिफरेंट कंसेप्ट आएंगे आपके, उनको क्लियर कर सकें ताकि रूट लेवल से आप समझ सको। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, जो थ्योरी होती है वो लाइक का स्वॉर्ड, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उसको एक तरह से धार देना, कितना आपकी तलवार तीखी है। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी समझ आएगी तभी आप न्यूमेरिकल पोर्शन कर पाओगे, पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ये चीज़ नहीं समझ पाते। तो हमारा पहले यही फोकस रहेगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर रहें, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपको फॉर्मूलाज का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप उनको समझ कर याद कर पाओगे। ओके, तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई फिज़िक्स क्या है। देखो, फिज़िक्स है स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिनास। ठीक है, तो भाई फिज़िक्स के अंदर हम कोई फिनोमिना बनाते नहीं हैं, हमने कुछ बनाया नहीं है, हम नेचर को समझते हैं, हम यूनिवर्स को समझते हैं। ठीक है, हम नेचुरल फिनोमिनास को समझते हैं और उनको समझकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो अगर मैं कहूँ कि फिज़िक्स एक लैंग्वेज है, थॉट है, तो उसकी ग्रामर है मैथ। तो हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पर एक चीज़ याद रखना, फिज़िक्स के लिए डायरेक्टली कोई मैथ नहीं बना, इसलिए कभी कभार हमें लगता है कि मेरा मैथ अच्छा है तो फिज़िक्स भी अच्छी होगी, या होता भी है ऐसा, पर आपका फिज़िक्स का मैथमेटिकल पोर्शन अच्छा होगा। पर हमने वही कैलकुलेशन क्यों लेकर चले हैं? ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि यही कैलकुलेशन क्यों लेकर चले हैं। ये एक फिज़िक्स एप्टीट्यूड वाला या फिज़िक्स बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट, या आप जो भी कह सकते हो, टीचर ही बता सकता है आपको कि यही कैलकुलेशंस हम क्यों लेकर चले हैं। तो वही देखो, फिज़िक्स के अंदर आपका पहला क्वेश्चन हमारा वाई नहीं होता, हमारा पहला क्वेश्चन होता है हाउ, कि नेचुरल फिनोमिना कैसे हुआ है। ठीक है, तो भाई आप ऑलरेडी अब 12th में हो चुके हो। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 11th में भी कुछ नेचुरल फिनोमिनास पढ़ के आए थे। नहीं, जैसे आप 11th में से क्या पढ़ते हो? बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनास पढ़ते हो, उसमें से एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे रेन। तो हमें फिजिक्स ही बताती है कि एक रेन ड्रॉप, अगर आप क्लाउड्स और अर्थ इसके बीच का डिस्टेंस देखो, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है तो एक ड्रॉप की वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन पक्का होगी। अगर हम यही इक्वेशन ऑफ मोशंस में इसको लेकर चलते हैं तो भाई जब अर्थ से टकराने से पहले एक ड्रॉप की वेलोसिटी कम से कम, मैं ज़्यादा ही हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, चलो हम एक एस्टिमेट ले लेते हैं कि 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होनी चाहिए। पर ऐसा क्यों है कि वो जस्ट 60 किलोमीटर टू 50
किलोमीटर की अप्रोक्स में मानकर चल रहा हूँ, मोटा मोटा ले लेते हैं, तो इससे आके अर्थ से क्यों टकराती है। तो वहीं से हमने सीखा था टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या था, जब एक्सेलरेशन, जब ड्रॉप की वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी पर आकर ड्रॉप की वेलोसिटी में से एक्सेलरेशन टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते थे। तो उससे हमने ये नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। अब ऐसे ही अब हमारे पास कुछ और नेचुरल फिनोमेनास आएंगे जिनको हम स्टडी करेंगे एक अलग टाइप की फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स की बहुत ब्रांचेज होती हैं और ये फिजिक्स को आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी पार्ट हैं, जैसे आपने जो है 11th में पढ़ा था, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आपने फिजिक्स के पढ़े थे, मैकेनिकल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक्स आता है तो सबसे पहले जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स खड़ी है या जिसको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है चार्ज। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन रहती है कि चार्ज एक्चुअली है क्या, एक पार्टिकल है, एक प्रॉपर्टी है, ये है क्या चीज़। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अगर आपको चार्ज को समझना है, पहले तो एक बात समझो, अगर मेरे पास दो सिस्टम हैं जो बहुत दूर पड़े हैं, ठीक है, मुझे इस सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है और मैं ये साबित कर दूं कि ये दूसरा जो सिस्टम है, इन दोनों की, जो मेरे पास एक दूसरा सिस्टम है, ये पहला, ये मेरा नॉन सिस्टम था जिसके बारे में मुझे पता था, और ये मेरा क्या था, अननोन सिस्टम। अगर मैं ये साबित कर दूं इन दोनों का वर्क करने का वे एक जैसा है, तो भाई मैं जो मेरा ओल्ड सिस्टम है उसी के बेसिस पे मैं नए सिस्टम का नामकरण कर सकता हूँ, या मैं और भी नए सिस्टम को और भी अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ अगर मैं रिलेट कर दूँ कि दोनों ही एक ही फैमिली के सिस्टम है या लाइक दैट। तो ऐसे ही भाई अगर हम चार्जिस पे चले, चार्ज है क्या, इसको अगर आपको सीखना है तो मैं एक बात सबको कहता हूँ कि भाई फिजिक्स और हिस्ट्री साथ साथ चलती है। अगर आप थोड़ी बहुत ही विदाउट हिस्ट्री फिजिक्स पढ़ोगे तो भाई आप एक तरह से ड्राई फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको कंसेप्ट की नॉलेज होगी पर डेप्थ में नॉलेज नहीं होगी। और अगर आपको डेप्थ में नॉलेज है तो आप किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपका टाइम कम लगेगा, आपकी मेहनत कम लगेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं चार्ज कहाँ से आया। देखो जो साइंस है वो प्रेजेंट का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, ये बहुत हज़ारों सालों में इवॉल्व हुई है। चलो अब चार्ज की हिस्ट्री देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आज से मान लेते हैं दो या 3000 साल पहले हमारे पास ग्रीक्स या आप लैटिन्स, जो भी आपको नाम लेना है, लैटिन्स ने एक अजीबोगरीब फिनोमिना देखा। उनके पास एक मटेरियल था जिसको वो इलेक्ट्रा बोलते थे, ठीक है। इन्होंने देखा जब ये इलेक्ट्रा को रब करते थे, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रा को रब करते थे तो उसमें एक फिनोमिना जनरेट होता था जिससे वो दूसरे मटेरियल्स पे फोर्स लगाता था, दूसरे मासेस पे फोर्स लगाता था। तो उन्होंने देखा कि, या उन्होंने समझने की कोशिश की ये फिनोमिना किससे रिलेटेड है। इन्होंने देखा इलेक्ट्रा वैसे शांत पड़ा रहता है, पर जब हम उसको छेड़ते हैं तो वो दूसरे मासेस के ऊपर फोर्स लगाता है। तो इन्होंने इस फिनोमिना को ह्यूमन नेचर से रिलेट कर दिया। हम कह सकते हैं भाई आप मान लो, अब ह्यूमन नेचर से कैसे किया, इन्होंने ह्यूमन नेचर के एक पार्ट होता है फीलिंग्स, उससे रिलेट कर दिया। इन्होंने देखा कि एक ह्यूमन तब तक दूसरे ह्यूमन को कुछ नहीं कहता जब तक उसको छेड़ा ना जाए, और जब उसको छेड़ा जाता है तो उसके अंदर क्या आता है, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो गुस्सा या एंगर, और दो दूसरे ह्यूमन के ऊपर फोर्स लगाता है, जो जिसने भी उसको छेड़ा है या जो भी आप कह सकते हो। तो इन्होंने देखा इलेक्ट्रा ही वही कर रहा है। तो बस हम ये कह सकते हैं कि लैटिन्स या ग्रीक्स फीलिंग्स को अपनी लैंग्वेज में भी चार्ज कहते होंगे। तो इन्होंने, वही मैंने कहा कि अगर एक पहले सिस्टम पता है और अगले वाला सिस्टम भी सेम नेचर दिखा रहा है तो हम दोनों का सेम नाम कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई हमने देखा कि भाई ये सेम फिनोमिना था, तो दैट्स वाई इन्होंने इलेक्ट्रा की जो प्रॉपर्टी वो शो हो रही थी उसको भी चार्ज का नाम दे दिया। तो इससे क्या साबित होता है, चार्ज क्या है, जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं।
ठीक है। इसलिए हम कभी कभी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में एक बात कह देते हैं, भाई इतना चार्ज क्यों हो रहा है, ठीक है, तो वो इसी से आया है, ठीक है। तो जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, वैसे ही मास के अंदर क्या आता है भाई, चार्ज। जैसे हमारे अंदर जब फीलिंग्स आती है हम दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं तो भाई हम ये कहते हैं कि भाई 2 मिनट बैठ जाया, ओबियसली उसको जाने नहीं देंगे। और अगर नेगेटिव या जो है गुस्से वाली फीलिंग्स आ रही है तो हम उसको एक पल रुकने नहीं देंगे। पर दोनों केसेस में लगा तो फोर्सेस ही रही है ना, एक केस में ज़बरदस्ती उसको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे केस के अंदर उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब भी इलेक्ट्रा ये फिनोमेना शो करता था वो दूसरे मासिस के ऊपर फोर्स लगाता था। तो दैट्स वाई हमने इसको जो है सेम नाम दे दिया, फीलिंग से रिलेटेड ही एक नेम चार्ज, ठीक है। तो क्या लगाता था, फोर्स। तो भाई चार्ज क्या है, चार्ज सेम वही चीज़ है, चार्ज मास की सेम वही चीज़ है जो ह्यूमंस की फीलिंग्स हैं। तो भाई फीलिंग्स क्या इंडिविजुअली या खुद से एग्जिस्ट कर सकती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इनको होने के लिए किसी ह्यूमन या किसी ब्रेन की ज़रूरत होगी, क्योंकि फीलिंग्स अपने आप में कुछ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई कहीं पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है पर वहाँ कोई ह्यूमन नहीं है, नहीं, ह्यूमन होना जरूरी है फीलिंग्स के लिए। तो ऐसे ही तो फीलिंग्स हमारी क्या हुई, फीलिंग्स हमारी प्रॉपर्टीज़ हुई, हमारी करैक्टरिस्टिक्स हुई। हम कह सकते हैं कि फलाने बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फलाना बंदा बहुत खुश मिजाज है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। खुश होना अपने आप में कुछ नहीं है, वो एक किसी की क्वालिटी हो सकती है। तो ऐसे ही चार्ज अपने आप में कुछ नहीं है, जैसे हमें फीलिंग्स आती है वैसे ही मास को चार्ज आता है और दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। तो चार्ज क्वालिटी है मास की, चार्ज कैरेक्टरिस्टिक है मास की, चार्ज प्रॉपर्टी है मास की। तो समझ आया भाई? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, और जब भी ये किसी मास के ऊपर आता है तो वो मास दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगाता है। तो भाई देखो, अब ये सबसे पहले ये फिनोमेना किसने शो किया था, इलेक्ट्रा ने। तो आगे चलते हैं। अब भाई हम अपनी साइंस भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश के अंदर मेरे पास अगर कोई स्टूडेंट है या कोई लड़का है राम, उसका बैग है, तो अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आके पूछे कि किसका बैग है, तो हम कैसे कहते हैं, इट्स अ राम्स बैग, ठीक है। पर आप ये समझ ही लो, क्योंकि इसी से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि भाई लैटिन लैंग्वेज में हम राम्स के पीछे एस लगाने की जगह लैटिन लैंग्वेज में इक लगा देते थे। तो अगर मैं लैटिन लैंग्वेज में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा, मतलब मुझे नहीं पता लैटिन लैंग्वेज का, पर हम ऐसे रिलेट करके चलते हैं, और विदाउट रिलेट आप किए बिना फिजिक्स या केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते, तो हम तो मानेंगे भाई इक लगाते रहो, ठीक है। तो रामिक बैग, ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टी किसने ढूंढी थी, उन्हीं ने ढूंढी थी, लाइक ग्रीक्स या आप जो भी लैटिन्स जो भी नाम देना चाहो। तो दैट्स वाई, और सबसे पहले शो किसने की थी, सबसे पहले वो इलेक्ट्रा ने शो की थी। दैट्स वाई उनको बताना था कि भाई एक नई प्रॉपर्टी आई है हमारे पास जो इलेक्ट्रा ने शो की है। तो दैट्स वाई दे नेम्ड इट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो समझ आया भाई? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का नामकरण कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब समझ आया? तो भाई एक चीज़ याद रखना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनके नाम का मीनिंग अगर आपको समझ आ गया, आधा कंसेप्ट तो आपको तभी समझ आ गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझ आ गया भी क्या है, ये अपने आप में कुछ नहीं है, ये किसी भी मास की प्रॉपर्टी है। पर सबसे पहले हमें एक मटेरियल था इलेक्ट्रा, जिसको ग्रीक्स इलेक्ट्रा या लैटिन्स इलेक्ट्रा बोलते थे, उसने ये प्रॉपर्टी शो की थी। तो दैट्स वाई हमने इसको नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। समझ आ गया भाई? अब चलते हैं, तो अब देखते हैं कि आप 12th के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो। तो भाई कभी भी आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो उसका नेचर समझो पहले, उसका क्या समझो, नेचर। तो जैसे आप 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने जा रहे हो, तो पहले आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या करने जा रहे हो, और फिर आपको उस सब्जेक्ट का जो है ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट कैसे कैसे धीरे धीरे आपका माइंड एवॉल्व करने जा रहा है, आपको क्या सिखाने जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं। एक चीज़ याद रखना, फिजिक्स होती है, पर जिस हिसाब से आपके टॉपिक्स या डिफरेंट फिजिक्स में हम जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, वहाँ बस चीज़ों के नाम चेंज होते रहते हैं, पर
ज़्यादातर फिनोमिनास आपस में रिलेट करते हैं और वो हम आगे सीखेंगे भी। मैं आपको 11th की फ़िज़िक्स उठाकर 12th की फ़िज़िक्स सिखाऊंगा। अब देखो कि कितनी ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे अभी 11th की फ़िज़िक्स उठा लेते हैं। देखो भाई, हमने 11th के अंदर क्या पढ़ा था? हाइड्रोस्टैटिक। बंद करिए इन्हें, चुप। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि मैं 11th की जो है फिज़िक्स से रिलेट कर कर आपको 12th की फ़िज़िक्स सिखाऊंगा और आप खुद देखोगे कि भी वो कितना इजी हो जाएगा। तो क्यों ना अभी रिलेट करें। देखो, आप 12th में एक्चुअली फर्स्ट वॉल्यूम में, जो आपकी फर्स्ट वॉल्यूम है, उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो ढंग से फर्स्ट लिख देते हैं भाई, ठीक है। तो देखो, इधर हम देखते हैं 11th में आप क्या पढ़ के आए थे। तो देखोगे आप वही आप 12th में पढ़ रहे हो, बस नाम चेंज हो चुके हैं। खासकर काफ़ी फिनोमिना तो मैं खुद कहूँगा कि आप 11th से रिलेट करो। तो जैसे आपने 11th के अंदर पढ़ी थी हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। क्या पढ़ा था? फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भाई काफ़ी हद तक वही चीज़ें रहेंगी। देखेंगे कैसे, ठीक है, हम नाम सही नहीं लेंगे, मतलब वैसा नहीं लेंगे, पर फिनोमिना थोड़ा थोड़ा उसको रिलेट करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पढ़ेंगे हम चार्ज एट रेस्ट। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर वही है, कुछ चीज़ रेस्ट पे यहाँ पढ़ रहे थे, कुछ चीज़ वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़कर आए हैं हाइड्रो डायनामिक्स। तो देखो भाई, डायनामिक्स मीनिंग क्या होता है? डायनामिक्स का मीनिंग होता है हैपनिंग, जहाँ पर मोशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, वहाँ पर चीज़ें रेस्ट पर नहीं है। तो जहाँ पर कोई मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी बर्नौलीज थ्योरम पड़ी थी, जहाँ हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर हम फ्लूइड को मूव करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर वो मूव करता है तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। हाइड्रोस्टैटिक के अंदर हम फ्लूइड को एट रेस्ट पर रखते हैं और वहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे प्रेशर एंड ऑल, गेज प्रेशर बहुत आपने पढ़ा होगा, तो उसको कैलकुलेट या समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमने पहले चार्ज एट रेस्ट पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है जब कोई चीज़ रेस्ट पर पड़ी है तो कुछ अलग फिनोमिना दिखाती है, मोशन के अंदर उसके अंदर कुछ फिनोमिना या उसकी कुछ, मैं कहूँगा करैक्टरिस्टिक, नॉट अ फिनोमिना, कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐड हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्ज को मूव करवाएंगे, मतलब मूविंग चार्ज लेंगे। देखो भाई, हम चार्ज को देख नहीं सकते, तो हम चार्ज को फील करते हैं। तो हम चार्ज को फील कैसे करते हैं? जो चार्ज फोर्स पैदा करता है, और जो चार्ज फोर्स पैदा करता है, अभी के लिए बस तुम्हें इतना ही उसका नाम ही बताऊंगा, पर आगे हम समझेंगे वो चीज़ है क्या। तो चार्ज जो फोर्स पैदा करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मुझे कहीं पर ये देखना है कहीं पर चार्ज है, तो वही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर आप एग्जिस्ट करते हो यूनिवर्स के अंदर, तो अगर आपके पास मास है तो दूसरा वॉल्यूम भी होगी। तो चाहे आप रेस्ट पर हो चाहे आप मूविंग हो, ये दो प्रॉपर्टीज़ तो होंगी। पर हाँ, अगर आप मूविंग होते हो तो एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी के कारण बहुत अदर प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, एक्सेलरेशन आ सकती है, लाइक दैट। तो ऐसे ही जब चार्ज के होने से ही, जैसे ही चार्ज पैदा होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। एक्चुअली हम कहीं पर जब चार्ज को ढूंढने जाते हैं तो अक्सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढते हैं, ठीक है। पर चार्ज जब मूव करना स्टार्ट होता है तो भाई यहाँ भी क्या ऐड हो गई? वेलोसिटी। तो पर यहाँ पर वेलोसिटी ऐड होने से एक और फील्ड एग्जिस्टेंस में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई, ओके। और दूसरी बात, जब कोई चार्ज मूव करता है तो हम मूविंग चार्ज, बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, तो इसके लिए हम एक छोटा वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अभी के लिए मैं जस्ट करंट ही इसको बोलूँगा, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो जिसको हम आई से डिनोट करते हैं करंट। तो मूविंग चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट या करंट, जो भी आपको कहना है, ठीक है। और इसीलिए आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है चार्ज, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो देखो हमारे पास अब 12th के अंदर एक नया फील्ड आया, नई प्रॉपर्टी आई, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी को लेकर आपका थर्ड पार्ट इस बुक का बनता है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। अब देखो भाई, चार्ज के होने से
हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था। चार्ज के मूव करने से हमारे पास जो है चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड था। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हम करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर आगे उसको एक्सैजरेट करते हुए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को और भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम चार्ज की मेन दो फील्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो भाई मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में हम दोनों फील्ड्स को मिला देंगे। तो दोनों फील्ड्स को मिलाकर ही आपके पास क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन के बारे में देखेंगे भाई बाद में ये चीज़ क्या होती है, पर हम दोनों फील्ड्स को यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, अब इसी का आपको एक हिंट देता हूँ, आप अपना इंडेक्स खोलना सिलेबस का, उसमें देखना। देखो अब सर्किट में एलिमेंट्स की नहीं कहते हैं, जो बैटरी इज अ एलिमेंट, आप पढ़ के आए थे, रेजिस्टेंस इज अ एलिमेंट। तो अब आपके पास एक नया एलिमेंट आएगा जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो पढ़ा होता है, उसमें उसको वहाँ स्टडी करेंगे और कंपटीशन में भी उसके काफ़ी क्वेश्चंस या बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नया एलिमेंट आएगा कैपेसिटर, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो और उसके अंदर कैपेसिटर कह लो, एक ही बात है, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं। ओके, तो ऐसे फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में तो कोई एलिमेंट पढ़ा होना चाहिए, ये आप 10th में थोड़ा सा पढ़कर आ चुके हो। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ इंडक्टर। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स आती है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो एक नया एलिमेंट हम इंडक्टर पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम पढ़ते हैं कैपेसिटर। तो मतलब इसका क्या है, कैपेसिटर की वर्किंग ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, इंडक्टर की वर्किंग किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, पर अब जब हम इन दोनों को रिलेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को, तो भाई आप एलिमेंट्स को भी तो जोड़ोगे, तभी तो कुछ नई चीज़ बनेगी। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा आप 12th में क्या करने जा रहे हो, और आपको एक जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट हुई है, चार्ज, ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो होप सो आप, तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा आप 12th में क्या करने जा रहे हो, और आपको एक जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट हुई है, चार्ज, ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो होप सो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आप 12th में क्या करोगे, और इतनी चीज़ें आपके लिए सिंपल बनी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। ठीक है, और दूसरी बात जो है भाई, अगर आप लाइक एंड शेयर करोगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो हम भी इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम फर्दर वीडियोस जो हैं बनाएंगे। ठीक है, तो होप सो अपने फीडबैक भी देना कि आपको ऐसा कि कैसा लगा आपको ये फिज़िक्स के बारे में जानकर। मैं फिर कहता हूँ, फिज़िक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है और हमारी इस चैनल के मीडियम से कोशिश रहेगी कि आपको जो है बहुत इजी वे में फिज़िक्स सिखाई जाए। और हमारा पहले तो मेन फोकस रहेगा कि भाई आपको थ्योरेटिकल पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग किया जाए।